हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल दिव्य स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर रेगुलर मॉर्निंग में 3 डिक्टेशन मिल जाएंगे। एक 80 वर्ड पर मिनट पर जो कि मैगजीन का डिक्टेशन होता है, वो मंथली होता है। मार्च अप्रैल ख़त्म हो चुका है, मई स्टार्ट है। और एक आपको पेपर का डिक्टेशन होता है जो कि 90 वर्ड पर मिनट पर होता है। वो जनसत्ता का एडिटोरियल हो या फिर आपको दैनिक जागरण हो या हिंदुस्तान, तीनों में से जिसका भी मैटर अच्छा होता है उस एडिटोरियल को लिखवाया जाता है। और तीसरा आपको उच्च गति अभ्यास खंड 2 का 100 वर्ड पर मिनट पर लिखवाया जाता है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी हम आपको आउटलाइन से रिलेटेड कोई भी वीडियो या फिर आपको डिक्टेशन अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अभी कोरोना में सारी क्लासेस बंद है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहकर अपने आप डिक्टेशन को आप कंटिन्यू रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का डिक्टेशन। और ये आपको 100 वर्ड पर मिनट पर होगा, इसलिए क्योंकि इसका मैटर, इस टाइप का मैटर बहुत लिखवा दिया चुका है। 10 दिन पहले सिर्फ परीक्षा पर ही आपको एडिटोरियल आता था और वो सारे आपको लिखवाए गए हैं। तो आपको सारे आउटलाइन पता होंगे, सारे वर्ड्स पता होंगे, इसलिए आपको 100 वर्ड पर मिनट पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप इसको भी लिखिए और कोशिश करिए कि आप 100 वर्ड पर मिनट पर लिखिए, तो कोई वर्ड आपसे छूटे ना। छूट रहा है तो आप सबसे पहले आप जो 80 या 90 वर्ड पर मिनट पर जो हमको डिक्टेशन हम आपको प्रोवाइड करवाए हैं, वो डिक्टेशन आप पहले लिखिए, फिर आप इसको लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिक्टेशन। स्टार्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं के संदर्भ में फैसला लेने के लिए बुलाई गई बैठक भले ही किसी नतीजे पर न पहुंची हो, लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्रीय मंत्रियों समेत कुछ राज्यों के शिक्षा मंत्री इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि ये परीक्षाएं कराई जानी चाहिए। इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर अंतिम फैसला कुछ भी हो, लेकिन प्राथमिकता परीक्षाएं कराने की संभावनाएं टटोलने की होनी चाहिए, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य निर्धारण में महती भूमिका निभाती है। इनके जरिए छात्रों की मेधा न केवल वास्तविक मूल्यांकन होता है, बल्कि यह भी तय होता है कि उन्हें आगे क्या और कहाँ पढ़ाई करनी चाहिए। इसी कारण कोरोना की दूसरी लहर के सिर उठा लेने पर यह फैसला किया गया था कि सीबीएसई के 10वीं के छात्रों को तो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बिना परीक्षा पास कर दिया जाएगा, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल रहने पर 12वीं की परीक्षाएं कराई जाएंगी। फिलहाल कहना कठिन है कि आगे क्या स्थिति बनेगी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जुलाई तक हालात सामान्य हो जाएंगे और तब कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। कोरोना संक्रमण के मामले जिस तेजी से कम हो रहे हैं, उससे 15 जुलाई के बाद परीक्षाएं कराने का आसार बनते दिख रहे हैं। इसके बावजूद सभी विकल्प खुले रखे जाने चाहिए। परीक्षाएं आयोजित कराने की संभावना बनने पर यह देखा जाना चाहिए कि क्या सभी विषयों की परीक्षा लेनी आवश्यक है। उचित यह होगा कि सीमित पाठ्यक्रम के आधार पर मुख्य विषयों की ही परीक्षा ली जाए, ताकि छात्रों को कम से कम जोखिम का सामना करना पड़े। पाठ्यक्रम कम रहने और चुनिंदा विषयों की ही परीक्षाएं होने से छात्र तनाव से भी बचेंगे। इससे अभिभावकों की भी चिंता एक हद तक कम होगी, चूँकि ऐसा हो सकता है कि जब परीक्षाएं हो रही हो तब देश के कुछ हिस्सों में कोरोना संक्रमण का स्तर
चिंताजनक हो, इसलिए भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग समय पर भी परीक्षा कराने का विकल्प खुला रखना चाहिए। यह अच्छा हुआ कि शिक्षा मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि परीक्षाओं को लेकर फैसला करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि छात्रों को कम से कम 15 दिन का समय मिले। यह सूचना भी छात्रों को तनाव को कम करने वाली साबित होनी चाहिए, चूँकि राज्य बोर्डों की 12वीं की परीक्षाएं कराने न कराने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है, इसलिए इसे राजनीतिक मसला बनाने से बचा जाना चाहिए। यह ठीक नहीं कि कुछ नेता इस पर संकीर्ण राजनीति कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में बच्चों पर तरह तरह के प्रभाव दिख रहे हैं जो चिंता में डालने वाले हैं। इस लहर में बच्चे भी संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा माता पिता की बीमारी और मौत की संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा माता पिता की बीमारी और मौत की बच्चों से बच्चे सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से घिरे हैं। अब तीसरी लहर में बच्चों के सर्वाधिक प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी ऐसी आशंकाओं के पीछे वैज्ञानिक आधार कम है, लेकिन पिछले 1 साल में कोरोना ने यही दिखाया कि उसका प्रभाव कैसे और कितना पड़ेगा, इसका कोई पैमाना नहीं है। लिहाजा संक्रमण से बचने और संक्रमित होने पर इलाज के बेहतरीन इंतजाम जरूरी हैं। यह भी सही है कि बिहार जैसे प्रदेश में बच्चों के लिए बेहतर इलाज के संसाधन सीमित हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता भी कम है। अन्य मरीजों की तरह ही गंभीर स्थिति है और विशेषज्ञ समिति में विशेषज्ञ भिन्न जिलों से बच्चों को भी बेहतर इलाज के लिए पटना के अस्पतालों में लाना पड़ता है। यह सच है कि राज्य सरकार के प्रयास से कोरोना से लड़ाई के दौरान बिहार के स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं। अब ज़रूरत है कि इस कड़ी में खास तौर पर बच्चों के इलाज के लिए बेहतरीन कार्य योजना तैयार की जाए। बच्चों की सभी तरह की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए जिला स्तर पर ही अस्पतालों को अत्याधुनिक बनाने तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की ज़रूरत है। बड़ों के लिए वैक्सीन की सुरक्षा कवच तो आ गया है, लेकिन बच्चों की वैक्सीन अभी ट्रायल के स्तर पर है। इससे साफ है कि अगले 1 साल तक बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सजग व सतर्क रहने की ज़रूरत है। बीते 1 साल से बच्चों के सामान्य विकास का माहौल भी नहीं बन पा रहा है। कोरोना संक्रमण के डर के बीच उन्हें घरों में ही रहना पड़ रहा है। इससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर दिख रहा है। ऐसे में अभिभावक, परिवार और समाज के साथ सरकार के सामने भी चुनौती है कि एक बेहतर कार्य योजना बनाकर आसन्न संकट का मुकाबला किया जाए। कोरोना ने न सिर्फ पुरानी पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी को प्रभावित किया है, उसका असर भावी पीढ़ी पर भी बनने का खतरा है। स्टॉप।